Captain, do you know where we are? कुछ नहीं दिख रहा. I can't see anything. Attempting to land. I'm flying blindly. त्रिवेंद्रम, केरला. कतर से भारत आ रही जेट एयरवेज की इस फ्लाइट के पायलट्स और यात्री जीवित रहने के लिए डेस्परेट है. भयानक मौसम और आईएलएस के बिना पायलट्स के लिए रनवे देखना इम्पॉसिबल है. पायलट्स इस फ्लाइट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार लैंड करने की कोशिश कर चुके हैं. वे 2 घंटों से हवाई अड्डे के चक्कर लगा रहे हैं और अब उनके पास फ्यूल बहुत कम है. उनके पास सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा है. जीरो विजिबिलिटी में विमान जमीन के इतने करीब है कि जीपीडब्ल्यूएस वार्निंग आने लगते हैं. Terrain, pull up. और यदि वे अगले 10 मिनट में लैंड नहीं कर पाए तो प्लेन क्रैश हो जाएगा. सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई? ये बॉलीवुड मूवी रनवे 34 की असली कहानी है. ये कहानी है कि कैसे एक इंसान का एक गलत डिसीजन 150 लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है. ये जेट एयरवेज फ्लाइट 555 की कहानी है. आज 17 अगस्त 2015 है और ये दोहा कतर में हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है. जेट एयरवेज बोइंग 737-800 की क्रू कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाने के लिए 4 घंटे की उड़ान की तैयारी कर रही है. आज की उड़ान के पायलट्स ने पिछले दिन से फ्लाइट को कोचिन से दोहा तक उड़ाया था और दोनों उड़ानों के बीच उनके पास आराम करने के लिए 24 घंटे से ज्यादा का समय था. दोहा कोचिन सेक्टर जेट एयरवे की सबसे लोकप्रिय रूट में से एक है और आज की उड़ान भी इससे अलग नहीं थी. इस विमान में 142 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे. आज का विमान बोइंग 737-800 है जो दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला नैरो बॉडी विमान है. ये फ्लाइट 2 GE-CFM56 टर्बोफैन इंजन से पावर है जो हर 10 मिनट में 500 किलो ईंधन यूज करता है. इसे याद रखें, ये कहानी एक बहुत बड़ा फ्यूल नाइटमेयर बनने वाली है. उड़ान का समय 4 घंटे है और इसे 2 पायलट उड़ाते हैं. कैप्टन विमान को उड़ाने वाला था और फर्स्ट ऑफिसर मॉनिटर करने वाला था. कैप्टन 40 वर्ष का था और उसके पास उड़ान के लगभग 6700 घंटे का अनुभव था, जिसमें उसका ज्यादा अनुभव इसी टाइप की फ्लाइट का था. फर्स्ट ऑफिसर उम्र में छोटा है, वह 25 साल का है. उसके पास कुल मिलाकर 1500 घंटे का उड़ान का अनुभव है और इस फ्लाइट पर लगभग 6 घंटे की उड़ान का अनुभव है. दोनों पायलट्स की उम्र और रिलेटिव अनुभव में भारी गैप पर ध्यान दे. ये पावर ग्रेडियंट इस कहानी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ये नाइट फ्लाइट थी जो लोकल टाइम 10:30 पर प्रस्थान करने वाली थी. अब ये पूरी उड़ान सर्केडियन लो की विंडो में होने वाली थी. ये रात 2 बजे से 6 बजे का टाइम है. इस टाइम जनरली लोग सोते हैं और अलर्टनेस कम हो जाती है. आपने ये नोटिस किया होगा, जब आप देर रात तक काम करते हैं, इस टाइम के दौरान पायलट्स को ड्राउजीनेस होती है और उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और अलर्टनेस काफी कम हो जाती है. फ्लाइट की तैयारी के लिए क्रू 2 घंटे पहले मिले. जब उन्हें कोचिन के लिए वेदर रिपोर्ट मिले तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मौसम रिपोर्ट 10 घंटे पहले बनाई गई थी और उनके पास इससे रीसेंट रिपोर्ट नहीं थी. इसलिए उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग 10 आज पुरानी इंफॉर्मेशन से करनी पड़ी. इस रिपोर्ट में लिखा था कि कोचिन हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 4000 मीटर थी और मौसम अच्छा था. उनका चोजन ऑल्टरनेट बेंगलुरु था. वैसे तिरुवनंतपुरम और कैलिकट जैसे एयरपोर्ट ज्यादा नजदीक है. वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड की सिटीज में माउंटेन्स के कारण सिमिलर मौसम होता है. ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स पे प्राइमरी एयरपोर्ट से बेटर वेदर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बेंगलुरु को चुना जो पहाड़ों के दूसरी तरफ है. वहां विजिबिलिटी 8000 मीटर थी. हवा 290 पर 10 नॉट्स थी. उन्होंने कोयम्बतूर को अपना सेकेंड ऑल्टरनेट रखा. फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस ट्रिप के लिए उन्हें कितने फ्यूल की जरूरत होगी. गाइडलाइंस है कि टेक ऑफ से पहले विमान में कितना फ्यूल होना चाहिए. ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे टैक्सी के लिए कितना फ्यूल चाहिए. 18 मिनट की टैक्सी के लिए उन्होंने 216 किलो ईंधन डाला. इसमें उन्होंने यात्रा का ईंधन ऐड कर दिया. यात्रा ईंधन दोहा में रनवे पर तेजी लाने, भारत तक फ्लाई करने और कोचिन में रनवे से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ईंधन है. उन्होंने 11,112 किलो ईंधन ऐड किया 4 घंटे और 7 मिनट की यात्रा के लिए. इसमें उन्होंने 14 मिनट्स का एक्स्ट्रा ईंधन डाला इमरजेंसी के लिए, जैसे कि तूफान में एटीसी द्वारा रूट चेंज. जेट एयरवेज ने अनिवार्य किया था कि बफर ईंधन यात्रा ईंधन का 5% होगा.
इसमें उन्होंने 2178 किलो का ऑल्टरनेट ईंधन जोड़ा ताकि वो अगर कोचिन में लैंड नहीं कर पाए और उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट तक जाने के लिए 44 मिनट की उड़ान का समय मिल सके। और इसमें उन्होंने फाइनल रिजर्व फ्यूल जोड़ा। फाइनल रिजर्व फ्यूल उनकी ऑल्टरनेट हवाई अड्डे बेंगलुरु पर 30 मिनट की उड़ान भरने के लिए आवश्यक फ्यूल है और इस उड़ान के लिए 1128 किलो फ्यूल चाहिए था। उन्होंने एयरलाइन की आवश्यकता के अनुसार एपीयू बर्न के लिए 105 किलो फ्यूल भी जोड़ा। इससे मिनिमम फ्यूल 15,295 किलो तक पहुंच गया। कोचिन में खराब मौसम की संभावना के कारण कैप्टन ने सोचा कि अतिरिक्त होल्ड समय की आवश्यकता हो सकती है और इसलिए 19 मिनट के लिए एडिशनल 750 किलो ईंधन जोड़ दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 16,100 किलो ईंधन लिया, जिससे 6 घंटे और 13 मिनट का इंजन ऑन टाइम मिला। अब आइए दोहा कतर वापस चले। यात्री विमान में चढ़ चुके हैं और विमान प्रस्थान के लिए तैयार है। विमान ने 1920 यूटीसी पे पुशबैक किया और 1937 यूटीसी पर दोहा से कोची भारत की ओर प्रस्थान कर गया। उनके आगे 4 घंटे की फ्लाइट थी। 3.5 घंटे बाद वे भारत के वेस्ट कोस्ट पहुंचे और कोची एटीसी से संपर्क किया। अभी सुबह के 4:30 बजे है। एटीसी ने उन्हें सूचित किया कि कोची में धुंध के कारण विजिबिलिटी 3,500 मीटर्स थी। 1500 और 8,000 फीट पर कुछ बादल थे। पायलट्स को जो सुनने की उम्मीद थी ये उससे बहुत अलग नहीं था और इसलिए उन्होंने कोचिन की ओर कंटिन्यू किया। आइए कोचिन हवाई अड्डे से परिचित होते हैं। ये एक सिंगल रनवे हवाई अड्डा है जिसमें रनवे 0927 है। आज सुबह एक्टिव रनवे 27 था। रनवे 27 के अप्रोच के लिए पायलट्स को रनवे के ऊपर से VOR तक उड़ान भरनी थी। पूर्व में 097 की हेडिंग पर जाना था, फिर 271 की हेडिंग की ओर मुड़ के लैंडिंग के लिए पोजीशन लेनी थी। विमान सुबह 5:20 कोची हवाई अड्डे पर पहुंचा और उन्हें एटीसी ने रनवे 27 की अप्रोच की मंजूरी दे दी। इस समय उनके पास 4,844 किलो ईंधन था। यह दिन का उनका पहला लैंडिंग प्रयास होगा। एटीसी की लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विजिबिलिटी 3,000 मीटर हो गई थी। पूरे रनवे और अप्रोच पाथ पर कोहरा था। विमान बादलों से घिर गया और कैप्टन आगे कुछ नहीं देख पा रहा था। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही वो रनवे की ओर बढ़े, उन्होंने अपने अप्रोच चार्ट की जांच की। इस रनवे के लिए मिनिमम विजिबिलिटी 650 मीटर थी और डिसीजन ऊंचाई 320 फीट थी। यदि वे 320 फीट पर रनवे नहीं देख पाते हैं तो उन्हें फिर गो अराउंड करना होगा। क्रू ने अप्रोच को कंटिन्यू किया, ये सोचकर कि रनवे जल्द ही दिख जाएगा। उन्होंने प्लेन के फ्लैप्स बढ़ाए और गियर नीचे लाए। जैसे विमान ग्लाइड स्लोप से नीचे आया, मौसम खराब होता गया। जैसे ही विमान 1000 फीट से नीचे आया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो अपने डिसीजन ऊंचाई पर पहुंचे। रनवे कहीं नजर नहीं आ रहा था, इसलिए 256 फीट पर उन्होंने टोगा स्विच दबाया, मैक्स पावर लगाई और अपना पहला गो अराउंड किया। अभी सुबह के 5:30 बजे है। इसके बाद कैप्टन ने मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर का पालन किया और कोचिन के होल्डिंग पैटर्न को ज्वाइन किया। विमान पर ईंधन घटकर 4,699 किलोग्राम रह गया। बेंगलुरु की ओर जाने के लिए आवश्यक मिनिमम ईंधन 3,306 किलो है। होल्डिंग करते समय उन्होंने जांच की कि उनके प्लान्ड ऑल्टरनेटिव्स बेंगलुरु और कोयम्बतूर में मौसम कैसा था। चालक दल ने एटीसी से त्रिवेंद्रम की मौसम रिपोर्ट मांगी। तो त्रिवेंद्रम क्यों? कैप्टन ने तर्क दिया कि अगर वो बेंगलुरु के बजाय त्रिवेंद्रम जाए तो इससे उन्हें कोचिन में होल्ड के लिए एडिशनल 20 मिनट मिल जाएंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर वो 2 और अप्रोचेस कर सकते हैं। क्योंकि त्रिवेंद्रम उनके ओरिजिनल प्लान्स में नहीं था, फर्स्ट ऑफिसर ने उस हवाई अड्डे का नोटैम्स चेक किया। नोटैम की अकॉर्डिंग त्रिवेंद्रम में ILS मेंटेनेंस के लिए बंद था, तो त्रिवेंद्रम में लैंड करने के लिए उन्हें अच्छी विजिबिलिटी की जरूरत थी। त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 3,000 मीटर और बादल 1,500 फीट पर थे। ये वॉर अप्रोच की मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर था, इसलिए कैप्टन को भरोसा था कि अगर वो त्रिवेंद्रम जाए तो वहां विमान को लैंड कर सकते हैं। जब वे अपने होल्डिंग पैटर्न में थे, 2 एयर इंडिया फ्लाइट्स कोचिन में फाइनल अप्रोचेस पर थे। पहले विमान ने लैंड किया और 1400 फीट पर रनवे देखने की सूचना दी। दूसरे ने लैंडिंग का प्रयास किया लेकिन अपने डिसीजन ऑल्टीट्यूड पर रनवे नहीं देख सका।
उन्होंने बताया कि बादल 600 फीट पर है और विजिबिलिटी 2400 मीटर तक गिर गई थी। क्योंकि पहला एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान लैंड कर पाया, जेट एयरवेज की क्रू ने दूसरा लैंडिंग अटेम्प्ट करने का फैसला किया। जैसे ही विमान डिसीजन ऑल्टीट्यूड पर पहुंचा, पहले प्रयास की तरह वो रनवे नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने सुबह 5:47 पे सेकेंड गो अराउंड करने का डिसीजन लिया। फ्लाइट में सिर्फ 3919 किलोग्राम फ्यूल रह गया था। बेंगलुरु जाने के लिए मिनिमम 3306 किलो फ्यूल चाहिए था। कोचिन में थर्ड अटेम्प्ट के लिए 800 किलोग्राम ईंधन चाहिए। इसके बाद बचे हुए फ्यूल से वो बैंगलोर नहीं जा सकते, इसलिए अगर वो बेंगलुरु जाना चाहते हैं तो उन्हें अभी डाइवर्ट करना होगा। लेकिन कैप्टन त्रिवेंद्रम जाना चाहते थे ताकि कोचिन में एक्स्ट्रा होल्डिंग टाइम मिल सके। कैप्टन ने इसे फर्स्ट ऑफिसर के साथ डिस्कस किया, लेकिन फर्स्ट ऑफिसर को चिंता थी कि त्रिवेंद्रम में ILS काम नहीं कर रहा था और त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी कोचिन जैसी ही थी, इसलिए वो शायद त्रिवेंद्रम में भी लैंड ना कर पाए। उन्हें यह भी चिंता थी कि धुंध और उगते सूरज के कारण विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है। कैप्टन ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर त्रिवेंद्रम का वेदर और खराब होता है तो वो कोयम्बतूर जा सकते हैं, क्योंकि ये कोचिन के पास है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कोयम्बतूर का मौसम चेक ही नहीं किया। याद है मैंने कॉकपिट में पावर ग्रेडियंट को मेंशन किया था, ये यहाँ एक अहम भूमिका निभाना शुरू कर रहा है। इसके बाद क्रू ने ATC को इन्फॉर्म किया कि वो त्रिवेंद्रम को विकल्प पुनः नामित कर रहे हैं। उसी समय कुवैत एयरवेज के एक विमान ने लैंड करने की कोशिश की, लेकिन वो रनवे देख नहीं पाए और उन्हें गो अराउंड करना पड़ा। और कुवैत प्लेन से अपडेटेड इंफॉर्मेशन के अनुसार ATC ने जेट एयरवेज क्रू को बताया कि विजिबिलिटी अब 1500 मीटर थी और नीचे बादल 400 फीट पर थे। मौसम और भी खराब हो गया था। ATC ने जेट एयरवेज की क्रू को अपना इरादा बताने को कहा। कैप्टन ने ATC को सूचित किया कि वह एक बार फिर कोचिन में उतरने का प्रयास करना चाहते हैं और यदि लैंडिंग असफल रही तो वह त्रिवेंद्रम की ओर रुख करेगा। अब विमान ने कोचिन में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लगाया और ईंधन यूज होता रहा। ATC ने तब उन्हें लेटेस्ट मौसम बताया। धुंध और निचले बादलों में टेम्पो विजिबिलिटी घटकर 1500 मीटर हो गई है और क्लाउड्स 400 फीट पर है। मौसम और भी खराब हो गया था। इस समय मौसम पिछले 2 प्रयासों से भी ज्यादा खराब है। पिछले 30 मिनट में किसी भी विमान ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन ने लैंडिंग का तीसरा प्रयास शुरू करने का फैसला किया। मिनीमास पहुंच गए, लेकिन वे रनवे नहीं देख सके, इसलिए उन्होंने आज का तीसरा गो अराउंड किया। ATC ने उन्हें कोचिन के लिए 180 रेडियल और 4000 फीट तक चढ़ने के लिए कहा। यह रूट उन्हें त्रिवेंद्रम तक ले जाएगा। जहाज पर अब 2644 किलो ईंधन है। बैंगलोर के लिए उन्हें मिनिमम 3306 किलो फ्यूल चाहिए। अब बैंगलोर जाना ऑप्शन में नहीं था। त्रिवेंद्रम के लिए मिनिमम 2614 किलो फ्यूल चाहिए था। त्रिवेंद्रम में उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये 30 किलो फ्यूल उन्हें उड़ान के लिए सिर्फ 1 मिनट का अतिरिक्त समय देते हैं। इसके अलावा क्योंकि वे त्रिवेंद्रम की ओर जा रहे थे, कोयम्बतूर भी अब विकल्प नहीं था। जब वे त्रिवेंद्रम के रास्ते में थे तो उन्हें FL 210 पर क्लाइंब की अनुमति दे दी गई। 5 मिनट बाद त्रिवेंद्रम ATC ने कोचिन ATC को सूचित किया कि त्रिवेंद्रम में विजिबिलिटी 1500 मीटर तक गिर गई है और इसे जेट एयरवेज 555 को रिले करने के लिए कहा। कोचिन ATC ने इसे स्वीकार किया, लेकिन जेट एयरवेज विमान को यह जानकारी नहीं दी गई। चालक दल वाहन की बिगड़ती स्थितियों से अनजान होकर त्रिवेंद्रम की ओर उड़ान भर रहे थे। त्रिवेंद्रम का मौसम अब कोचिन जैसा था। आइए अब त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से परिचित होते हैं। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा शहर के बीच में है, अरब सागर के कुछ किलोमीटर की दूरी पर। और केरल के कई हवाई अड्डों की तरह त्रिवेंद्रम में भी एक ही रनवे है, रनवे 1432। और आज सुबह रनवे 14 एक्टिव था। अभी सुबह के 6:30 बजे है। जैसे ही वे त्रिवेंद्रम के पास पहुंचे, क्रू का संपर्क त्रिवेंद्रम ATC से हुआ। ATC ने मौसम बताया। विजिबिलिटी 1500 मीटर, हवा 290, कुछ बादल 1500 फीट और 2500 फीट पर थे। ATC ने उन्हें रनवे 14 को VOR अप्रोच करने की अनुमति दी। 1500 मीटर विजिबिलिटी अब एक इशू था, क्योंकि त्रिवेंद्रम में VOR अप्रोच के लिए मिनिमम लेंथ 2100 मीटर थी। मिनिमम डिसीजन ऑल्टीट्यूड 650 फीट है। इसका मतलब यह था कि लीगली पायलट इस सिचुएशन में VOR अप्रोच शुरू नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, ईंधन
अभी भी एक इशू है। इसके बाद क्रू ने एटीसी से पूछा कि क्या उनके पास हाई विजिबिलिटी लाइटिंग है, क्योंकि वे कन्वर्टेड मीटियोरोलॉजिकल विजिबिलिटी वर्क अराउंड को यूज करना चाहते थे। जब अप्रोच लाइट्स चमकदार होती है तो पायलट रनवे को बहुत दूर से देख सकते हैं, और उन मामलों में पायलट्स हायर विजिबिलिटी नंबर के लिए इस टेबल को यूज करके रिपोर्टेड विजिबिलिटी को कन्वर्टेड मेट विजिबिलिटी में चेंज कर देते हैं। हालांकि ये कन्वर्जन केवल तभी किया जा सकता है जब हवाई अड्डे पर हाई विजिबिलिटी लाइटिंग मौजूद हो, लेकिन एटीसी ने चालक दल को बताया कि रनवे पर केवल बेसिक लाइटिंग थी। लेकिन ऐसी रोशनी की कमी के बावजूद कैप्टन ने कैलकुलेट किया और 2250 मीटर का कन्वर्टेड मेट विजिबिलिटी वैल्यू प्राप्त की। ये वीओआर अप्रोच के लिए आवश्यक 2100 मीटर से अधिक थी, इसलिए उन्होंने बॉक्स चेक किया और त्रिवेंद्रम की तरफ कंटिन्यू किया। जब विमान त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे से 25 मील दूर था तो कैप्टन को एहसास हुआ कि वे अप्रोच शुरू करने के लिए बहुत ऊंचे थे और ऊंचाई कम करने के लिए राइट 360 ऑर्बिट का अनुरोध किया। क्रू ने अपनी ऊंचाई कम करने के लिए समय और ईंधन खर्च किया। इस अनप्लान टर्न ने उपलब्ध ईंधन को और कम कर दिया और विमान में मिनिमम ईंधन ही रह गया। हालांकि अभी तक कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। मिनिमम ईंधन कॉल ये दर्शाती है कि यदि और देरी होती है तो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद एटीसी ने जेट एयरवेज 555 को 2000 मीटर की विजिबिलिटी के साथ सीधे रनवे 14 की ओर डायरेक्ट किया और सुबह के 6:50 बजे विमान मिनिमम डिसीजन ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गया। लेकिन एक बार फिर वे रनवे को देखने में असमर्थ रहे। उन्होंने दिन के लिए अपना चौथा गो अराउंड किया। जहाज पर ईंधन घटकर 1324 किलो रह गया। फाइनल रिजर्व फ्यूल 1300 किलो है। जब विमान फाइनल रिजर्व फ्यूल के नीचे चला जाता है तो क्रू को इमरजेंसी घोषित करनी होती है और इसे सभी हवाई अड्डों और अप्रोचेस खुल जाती है। 2 मिनट के बाद ईंधन 1300 किलो से नीचे आ गया और फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को इमरजेंसी कॉल करी। चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली है। कैप्टन ने एटीसी से रनवे 14 में एक विजुअल अप्रोच की अनुमति मांगी। अब एक विजुअल अप्रोच करने के लिए आपको रनवे और अप्रोच पाथ को क्लियर देखने की आवश्यकता होती है। इस कैप्टन ने अभी एक इंस्ट्रूमेंट अप्रोच की है और वे रनवे नहीं देख सका, लेकिन अब पायलट जीरो विजिबिलिटी में नॉन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करने की अनुमति मांग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि विजुअल अप्रोच में आप छोटे रूट लेकर कम टाइम में लैंड कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा विजिबिलिटी में यह एक बड़ा गैम्बल था। इस समय पायलट 5 घंटे से सर्केडियन लो विंडो में इस विमान को उड़ा रहे थे। विमान में लगभग कोई ईंधन नहीं होने से क्रू पैनिक होने लगी थी और कुछ संदिग्ध डिसीजंस ले रही थी, लेकिन उनके पास अब विकल्प खत्म हो चुके थे। क्योंकि ये एक इमरजेंसी विमान है, एटीसी ने उन्हें रनवे 14 में विजुअल अप्रोच के लिए मंजूरी दे दी। चालक दल ने राइट टर्न ली और विमान को 1000 फीट पर स्थिर कर दिया। विजुअल अप्रोच शुरू करने के लिए इस सामान्य ऊंचाई से बहुत कम है। जैसे ही वे रनवे 14 की दहलीज के ऊपर उड़ान भर रहे थे, उन्होंने एटीसी को सूचित किया कि वो लैंडिंग के लिए राइट टर्न मुड़ रहे हैं। एटीसी को चिंता थी कि ये फाइनल लैंडिंग कैसे होगी और क्रू से पूछा कि क्या वे वास्तव में रनवे देख सकते हैं। क्रू विमान को नीचे लाते रहे और उससे हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया। हालांकि अप्रोच के दौरान चालक दल किसी भी समय रनवे को देख नहीं सके। वे बिना देखे फाइनल लैंडिंग की ओर बढ़े और जब उन्होंने रनवे को देखा तो उन्हें बस एहसास हुआ कि वे काफी ऊंचाई पर थे। दुर्भाग्य से उन्हें दिन के लिए अपना 5वां गो अराउंड करना पड़ा। हालत और भी खराब होने वाली है। ईंधन 898 किलो ही रह गया। इससे पहले कि फ्यूल पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उनके पास उड़ान का लगभग 15 मिनट का समय बचा था। कैप्टन ने फिर एटीसी से रनवे 14 के लिए एक और विजुअल अप्रोच की अनुमति मांगी। एटीसी ने चालक दल को सूचित किया कि विजिबिलिटी भी 2000 मीटर पर है और पूछा कि क्या वे तुरंत लैंडिंग प्रयास करना चाहते हैं। केवल 15 मिनट का ईंधन बचा था और इसलिए उन्हें दोबारा से प्रयास करना पड़ा। उन्होंने अपना छठा लैंडिंग प्रयास शुरू किया। क्योंकि वे पिछले अप्रोच पर बहुत ऊंचे थे, इस बार वे 1000 फीट तक नीचे आए। फिर बेस मोड के लिए 500 फीट और नीचे आए। विजुअल अप्रोच के लिए यह बहुत कम है। बेस लेग पर वे अभी भी रनवे के साथ संपर्क नहीं बना सके और एक बार फिर बिना देखे फाइनल की ओर मुड़ गए। जब उन्होंने रनवे देखा तो इस बार वे बहुत नीचे और दाएं थे। कैप्टन ने योग को संभाला और बाईं ओर मुड़ गया।
विमान इतनी जोर से टकराया कि उन्हें बैंक एंगल चेतावनी मिली। वे विमान को समय पर स्थिर करने के लिए रनवे के बहुत करीब थे और इसलिए उन्हें दिन का अपना छठा चक्कर लगाना पड़ा। ईंधन अब 662 किलो था। उनके पास उड़ान का सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था। लगभग कोई विकल्प ना होने पर कैप्टन विमान को 700 फीट तक ले गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब रनवे 14 तक पहुंचने के लिए पूरा सर्किट लगाने का समय नहीं था। कैप्टन ने एटीसी को सूचित किया कि वह विपरीत रनवे 32 पर उतरने के लिए 180 डिग्री मुड़ना चाहते हैं। अब कुछ भी हो, ये उनका अंतिम लैंडिंग प्रयास है, क्योंकि अगर इस बार वे विमान को लैंड नहीं कर सकते हैं तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और क्योंकि वे केरल की राजधानी की मध्य में उड़ रहे हैं, वे आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन विमान अभी भी बादलों के अंदर है। कैप्टन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चाहे वह विमान किसी भी रनवे पर उतार रहे हो। ये देखे बिना कि वे कहाँ थे, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग Terrain, pull up. कॉकपिट से आने लगती है। वे इतने नीचे थे कि कैप्टन अपने नीचे जमीन पर घरों और लोगों को देख पा रहा था, लेकिन आगे की विजिबिलिटी अभी भी कम थी और रनवे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर Terrain, pull up. फर्स्ट ऑफिसर ने वार्निंग को रोकने के लिए ऑटो पायलट को डिस्कनेक्ट कर दिया। Captain, do you know where we are? कुछ नहीं दिख रहा। I can't see anything. Attempting to land. I'm flying blindly. जैसे जैसे वे पास आते गए, वे अपनी बाईं ओर रनवे की एक अस्पष्ट रूपरेखा देख सके। वे एक बार फिर रनवे से दूर थे। वे बाईं ओर जोर से टर्न करते हैं। वे इस समय रनवे के केवल 50 फीट ऊपर है। अप्रोच लाइट्स दिखाई देती है और अब वे सेंटर रेखा से अलाइंड है। कैप्टन ने विमान को नीचे की ओर ढकेला और सुबह 7:10 बजे वे अंततः रनवे 32 पर लैंड हुए। जैसे ही विमान रनवे से नीचे आता है, अंतिम ईंधन 349 किलो था। उनके पास लगभग 5 मिनट का ईंधन बचा था। फिर उन्होंने टैक्सी किया और विमान को एक गेट पर रोक दिया। कुछ घंटे के बाद मौसम में सुधार हुआ। उन्होंने ईंधन भर लिया, यात्री विमान में चढ़ गए और वही क्रू फिर से कोचिन की ओर रवाना हो गया। फाइनल रिपोर्ट में बताया कि इस इंसिडेंट का रीजन एक एयरपोर्ट पर एक क्रू कितने बार गो अराउंड कर सकते हैं, ये कंपनी की पॉलिसी में नहीं है। त्रिवेंद्रम को एक वैकल्पिक हवाई अड्डा नामित करने के लिए क्रू के खराब निर्णयों पर भी प्रकाश डाला गया, जबकि हवाई अड्डे का मौसम समान था और नेविगेशनल सहायता बदतर थी। AIBB ने यह भी सिफारिश की कि पायलट्स के ट्रेनिंग में कम ईंधन सिनारियोज और निर्णय लेने वाले एक्सरसाइजेस को भी जोड़ा जाए।